हौसला जोड़ लिया है हमने, हौसला जोड़ लिया है हमने, चाहे कितना भी टूटा किस्मत का खंभा हो, मंजिल से तो रूबरू होकर रहेंगे, मंजिल से तो रूबरू होकर रहेंगे, चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो, चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आप सभी के बीएड प्रथम सेमेस्टर तथा अन्य जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं, इनके इतने लंबे दौर के बाद जो आज परीक्षा की तिथि निश्चित कर ली गई है, तो उसी संबंध में मैं आप सभी के समक्ष आपके मांग के आधार पर आज हाजिर हूँ इस टॉपिक के साथ कि कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2021 के लिए तैयारी की जाए। तो आज इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको यथासमय प्राप्त होती रहे और आप समस्त जानकारी से अपडेट होते रहें। तो साथियों, यह जो आज की क्लास है, यह सभी यूनिवर्सिटी के जो परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं 2021 के परीक्षा में, इन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम ध्यान देंगे इस बात पर कि कैसे हम कम समय में, क्योंकि समय आप जानते हैं कि 3 घंटे से 1.30 यानी कि 1.5 घंटा कर दिया गया है। तो 1.5 घंटे के कम समय में हम कैसे ज़्यादा अंक प्राप्त करें, ताकि हम आगे अपना भविष्य, क्योंकि हमारा जो भविष्य है यह मेरिट के आधार पर तय होता है, तो आगे अपना भविष्य हम कैसे संवार सकते हैं। तो देखिए, बिना देर के हुए हम मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले मैं, जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि निम्न बातों का ध्यान रखें, 18 या 19 मुख्य बिंदु हैं। तो आज उन्हीं 18 या 19 मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट, टाइम मैनेजमेंट। ये आज के हमारे क्लास के ये 4 मुख्य बिंदु हैं। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द आज बात चलेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात को क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ बता रहे हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो चीज़ें हमें आसान लगती हैं उन्हीं चीज़ों पर हम गलतियाँ कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं और दोस्तों से आके कहते हैं, दोस्त कुछ नहीं करते बल्कि ऊपर से हमारी बातों का आनंद लेते हैं कि बताओ ये ऐसे चालाक बन रहे थे, ऐसे कर गए। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि घर से समय से पहले निकलिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, घर से एकदम समय से पहले निकलिए। जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर जितना भी आपके घर से दूर होगा, उस समय के अनुसार आप निकलिएगा। जैसे अगर ज़्यादा दूर है तो 1 घंटे पहले निकलिए, कम दूरी पे है तो आधे घंटे पहले निकलिए, और बेहद नज़दीक है फिर भी आप 15 या 20 मिनट पहले निकलिए। क्योंकि पहले दिन क्या होता है कि आपको अपना जो भी रोल नंबर है उसको खोजने में ज़्यादा समय लग जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है महाविद्यालयों में, वहाँ के कर्मचारियों की इतनी लापरवाही होती है कि आपका सीटिंग प्लान जो होता है वो सही से बनाए ही नहीं होते हैं, ऐन वक्त पे बनाया जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा हमने देखा है, कहा गया है कि जिसको जहाँ जहाँ मन करे वहाँ पर आप बैठ जाइए। एमएड के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि जिसको जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाइए, ऐसा कहा गया। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि समय से आप पहले निकलिए। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हम बात करेंगे अब पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए, दूसरी बात है, कॉपी में जो जानकारी मांगी गई है उसको एकदम ध्यान से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हमारे एक साथी थे, वो बीएड का एग्ज़ाम दे रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है वहाँ पे उन्होंने अपना रोल नंबर भर दिया, और जहाँ रोल नंबर भरना है अब वहाँ कह रहे हैं यहाँ क्या भरें। तो उन्होंने दिखाया, तो जो भाई परीक्षा में गाइडिंग कर रहे थे उन्होंने भी उन्हें डांटा कि बीएड में आप आ गए हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो कि चश्मा लगाए थे, और लोग कहते हैं कि भाई जो लोग चश्मा का यूज करते हैं उनके पास 4 आँखें होती हैं, फिर भी उन्होंने गलती कर दिया। तो आपको एकदम ध्यान रखना है, परीक्षा में आप जब समय से आप पहले पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो आपको समय मिलता है आराम से कॉपी भरने का। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो जल्दीबाजी में जहाँ रोल नंबर भरना है वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, जहाँ कॉपी संख्या भरनी है वहाँ दिनांक भर देंगे। वो एमआर में गोला करना होता है, क्योंकि अब कॉपियाँ आप जानते हैं कि अब ऐसी आ रही हैं जिसमें कि ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं और नीचे ऐसे बिंदु लिया होता है। जैसे आपको यहाँ पर 2, 3 और 1 भरना है, तो यहाँ पर ऐसे आपको नंबरिंग दी रहेगी और उसको आपको क्या करना होगा,
गोला खींचना होगा, यहाँ आपको ऐसे ऐसे रंगना होगा। तो आपको यहाँ 2 पे रंगना है और आपने क्या कर देंगे, आप 1 पे ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। या 3 वाला यहाँ है, 3 वाले को जल्दीबाजी में यहाँ कर देंगे, 2 वाले को यहाँ पे रंग देंगे, तो ये गलती होती है। इसीलिए समय से पहले निकलिए और समय से पहले वहाँ पे आराम से पहुँच जाइए, सीट देख करके अपनी वहाँ पे बैठ जाइए। उसके बाद कापी आपको परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पहले मिल जाती है। आराम से जो जानकारी मांगी गई है उसको आराम से भर दीजिए, ठीक है। और जहाँ जो जानकारी मांगी गई है उसको अपने एडमिट कार्ड से मिला कर भरिए। ये हो गई 2 बात। तीसरी बात ये है कि आप सिर्फ एक तरफ रोल से लाइनिंग करिए। दरअसल होता क्या है कि कुछ जो हमारे छात्र होते हैं वह कापी भरने के लिए एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो कापी तो ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है। पहले क्या था कि कापी में एक तरफ लाइनिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी कापियाँ आ रही हैं अधिकतर 90% यूनिवर्सिटी कापियों में एक तरफ लाइन जो है वो खींच दी जा रही है कि आपको लाइनिंग करने की ज़रूरत न पड़े। तो अगर आपको अपने जो कापी पे लिखने के तरीके हैं उनको अगर क्रम में रखना है, जैसे आप अगर लिखना चाहते हैं एक क्रम में, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये यहाँ तक आपने लिखा, फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक लिखा, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से लिखा, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया। तो अगर आपको एक लाइन में लिखना है कि हमारे एकदम चीज़ें क्या दिखें, एकदम क्रम में दिखें, तो आप क्या करेंगे, आप एक इंची लेकर के जाएंगे, वहाँ पे स्केल लेकर जाएंगे और स्केल से रोल से आप यहाँ से लगा करके कि यहाँ तक एक पाई खींच सकते हैं इस तरफ। कापी की आपको, जैसे कि आपकी मान लीजिए यह कापी हो गई, तो कापी की आपको इधर क्या है लाइनिंग खींची हुई ऐसे है। देखिए करना क्या आपको, ये ऐसे कापी जब लाइनिंग खींची हुई तो इधर आपको पाई नहीं खींचना है, सिर्फ इधर से आप क्या करेंगे रोल ला करके ऐसे इधर खींच देंगे और खींचने के बाद इसके बीच में आप आराम से एक सुव्यवस्थित ढंग में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी लिखावट भी अच्छी लगेगी। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे कि सिर्फ रोल से इधर पाई खींच देना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, कापी उनको मिल जाती है, कापी पे यहाँ पर ऐसे पहले से लाइन खींची हुई है, वह फिर एक बार स्केल लगाते हैं, ऐसे स्केल लगा करके फिर एक बार खींच देंगे ऐसे। अब ऐसे खींच के और इधर भी खींच देंगे और ऐसे खींच के बस इतना में लिखेंगे। तो जो एग्जामिनर कापी देखता है आपकी तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो समझ लेता है कि बस करो बच्चे ने कापी भरने वाला काम किया है। जब पाई पहले से खींची हुई है, जब लाइनिंग की गई है तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर पे असर पड़ते हैं, 2 या 3 नंबर आपके कम हो सकते हैं ऐसे करने की वजह से, ठीक है। तो इन 2 बातों का भी आप क्या करेंगे, आप परीक्षा में ख्याल रखेंगे, ठीक है। यह हमने आपको बता दी कितनी बातें, हमने आपको बता दी 3 बातें। अब चौथी बात देखिए, चौथी बात ये है कि आप जो परीक्षा में जब जाएंगे तो कोरोना की वैक्सीन सबसे देखिए इसमें महत्वपूर्ण चल रही है कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगवा लेनी है। तो जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वह 10 या 11 तारीख तक अपना वैक्सीनेशन करा लें, अन्यथा उसके बाद वे कोविड का जो वैक्सीन है वह न लें, जिनकी परीक्षाएं 15 से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि इसका कुछ असर भी हो रहा है। जब वैक्सीन आप ले रहे हैं तो आपको बुखार हो रहा है, जो कमज़ोर हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उनको उल्टी भी हो रहा है, दस्त भी हो रहा है और कई दिनों तक लोग बीमार भी चल रहे हैं, कभी कभी हो रहा है, या हाथ में दर्द हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आपके ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2021 पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए आप सभी सचेत हो जाएं और यह वैक्सीनेशन आप 11 तारीख से पहले करा के लें, ठीक है, जिससे कि आप भी सुरक्षित हो जाएं और आपकी परीक्षा पे भी इसका कोई असर न पड़े, ठीक है। तो यह बात हो गई वैक्सीन की। अब देखिए, तो हमने 4 बिंदु आपको बताए, 5वां बिंदु जो आपका है परीक्षा में ध्यान देने योग्य वह ये है कि परीक्षा में कापी जो होती है उस कापी के नीचे आप ज़रूर PTO लिखें। क्या लिखें? PTO आपको ज़रूर से लिखना है। PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर। तो जो ऐसे कापी मिलती है, इस कापी में यहाँ पे जो नीचे एक सफ़ेद लाइन होती है, यहाँ तक लाइन खींची होती है और ऊपर यहाँ कुछ सादा होता है और नीचे भी खाली जगह होती है। तो यहाँ पे आप कोने में PTO ज़रूर लिखें, जिससे कि एग्जामिनर को लिखे कि हाँ आगे भी पन्ना उलटना है, बच्चे ने आगे लिखा हुआ भी है और वो समझेगा कि यह आप की बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए PTO नीचे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हम 6ठे बिंदु की बात करेंगे। देखिए ये बिंदु तो बहुत छोटे छोटे आपको लग रहे हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बिंदुओं को मिला करके ही आपके अगर 2 या 3 अंक भी अगर बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1% बढ़ गया। और
बीएड में और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हैं सब में प्रतिशत की लड़ाई होती है, 0.1-0.2% की भी लड़ाई होती है। ये आप जानते हैं विशेष तौर से। अगर आपको बीएड का फॉर्म भरना है, आप बीए थर्ड ईयर में हैं, अगर आपका 49% आ गया तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ परसेंटेज की लड़ाई होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखिए अब हम आगे अगर बात करेंगे किसकी, अगर आगे बात करें अब हम आगे बात करेंगे कि कितने समय में, यह बहुत लोगों का प्रश्न था कि सर वीडियो बनाइए कि कितने समय में कितने प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो देखिए इसका जवाब हमारे समझ आ चुका है और आप भी ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न होने हैं कुल कितने, प्रश्न होने हैं कुल 5। ध्यान दीजिए, ये छठवां बिंदु है। प्रश्न होने कुल कितने भैया, प्रश्न होने हैं छोटे वाले कुल 5 और जो लॉन्ग वाले हैं वो कितने होने हैं, वो होने वाले हैं 2। तो देखिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो 5 प्रश्न है उनके लिए कम से कम 1, ठीक है, जो 5 प्रश्न होने हैं, सर कोई कॉपी दीजिए, है उपलब्ध यहाँ पे? हाँ यह कॉपी है, नहीं यह कॉपी दीजिए जी। देखिए अब जो 5 प्रश्न होने हैं उसमें आप क्या करेंगे, या तो इधर पूरा लिखिए, 1 पेज ये मिनिमम है, कम से कम 1 पेज आपको पूरा लिखना है लघु उत्तरी जो है, और अधिकतम आपको 1.5 पेज लिखना है। 1.5 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1.5 से ज़्यादा आप करेंगे तो आपका समय नुकसान होगा। इसलिए कम से कम 1 पेज और अधिक से अधिक आपको इतना आपको लिखना है। ठीक है, 1 पेज या 1.5 पेज आपको लिखना है। और जो हमारा लॉन्ग वाला है, जो 2 प्रश्न हमारे लॉन्ग वाले हैं उनको आपको कितने पन्नों में लिखना है, तो उसको आपको 3 पन्ने में लिखना है। देखिए 1, ठीक है, 2 और इधर ये 3 हो गया। ठीक है, 3 पेज में आपको यहाँ तक लिखना है। अगर कुछ बच जाता है तो यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा न हो, क्योंकि शब्दों की सीमा कर दी गई है 400। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके, इन्हें कि आ रहा है तो खूब लिखते थे, खूब लिख दें, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, समय का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लघु उत्तरी को 1 और इसमें अधिकतम 1.5 में, कम से कम 1 में, और विस्तृत उत्तरी को 1, 2 और ये 3 में करना है आपको। ठीक है, अब बात हो गई कि गुरुजी कितने समय में करना है, ये भी बात है। ठीक है, बता तो दिया आपने कि भाई 5 प्रश्न है, अगर इनको मान लीजिए हम 1.5 मान लेते हैं, 2 प्रश्न को हम 3 मान लेते हैं, तो 3 दूनी के 6 और 7 होगा ये। ठीक है, क्योंकि आप अधिकतम, क्योंकि सबको तो आप 1.5 लिखेंगे नहीं, किसी को 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 1.5 मान लिया अधिकतम, तो 7 ये हो गया और 6 यह हो गया, तो 7 और 6 यानी कि आपको कुल मिला के कितने पेज लिखना है, कुल मिला के आपको 13 पेज लिखना है। ठीक है, अब देखिए 7वां बिंदु है परीक्षा दृष्टि से कि यह 13 पेज हमें कितने समय में लिखना है, 90 मिनट में लिखना है। 13 पेज 90 मिनट में लिखना है, यानी 90 में हम क्या करेंगे, 13 का भागा दे देंगे। ठीक है, तो लगभग में 7 मिनट आएगा, यानी कि हमें 1 पेज जो लिखना है वह कितने में लिखना है, 1 पेज हमें लिखना है। अगर टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो 7 मिनट में लिखना है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो आराम से भी लिखता है वह भी 7 मिनट में 1 पेज आराम से लिख लेगा। 7 क्या बल्कि 5 मिनट जो होता है, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर लिखते पढ़ते हैं छात्र, उनके लिए 5 मिनट आराम से वह 1 पेज लिख सकते हैं, सिर्फ अगर उन्हें आता है तो। और जिसको नहीं आता है वो तो बैठ के ऐसे ही सही करेगा, इधर देखेगा, पड़ोसी को देखेगा, बगल वाले का देखेगा क्या हेडिंग डाल रहा है। ठीक है, यही करेगा। ठीक है, तो इसके जी में यही काम है। आगे देखिए, तो 7 पॉइंट हो गए आपके। अब 8वां देखिए ये है कि आपको जो लिखने का तरीका है परीक्षा में वह कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे बात कि 7 मिनट 1 पेज करना है, और 7 मिनट बहुत है आपके लिए, ये जानिए। ये आप घड़ी ले करके जाइएगा, 7 मिनट आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए अब अगली बात हम करेंगे कि यह आप कैसे परीक्षा में लिखेंगे। तो मान लीजिए आपको एक प्रश्न मिल गया कि स्वामी, प्रश्न संख्या मान लीजिए 1 है आपके लघु उत्तरी में है कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखिए, मान लीजिए यह आपका प्रश्न है। ठीक है, और यह किस में है, खंड, उसमें खंड बने होते हैं, खंड अ में है। ठीक
ठीक। खंड अ में है कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्वामी विवेकानंद की अगर जीवनी लिखनी है तो आप ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट जीवनी लिख लेंगे, नहीं। आप कापी में अगर शुरुआत कर रहे हैं, अगर लघु उत्तरी का शुरुआत कर रहे हैं तो खंड अ होगा, और अगर दीर्घ उत्तरी का शुरुआत कर रहे हैं तो खंड ब होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अपनी कापी में, ये मान लीजिए आपकी कापी हो गई, ठीक, तो कापी में इधर लाइनें खींची हुई रहती है, तो कापी में लिखेंगे ऊपर खंड अ। ठीक है, खंड अ लिख करके अब उसमें जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए पहला का आप दे रहे हैं। ठीक है, तो खंड अ जो आप लिखेंगे इसको आप क्या करेंगे, आप जो स्केच आती है 2 या 3 रुपये की स्केच पेन आती है, आप उससे खंड अ लिखिएगा मोटी वाली स्केच से, और जो पतली वाली स्केच होगी उससे आप क्या करेंगे, जो नीचे वाली हेडिंग होगी, जो सब हेडिंग होंगी, हेडिंग के अंतर्गत जो हेडिंग होंगी उनको लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, खंड अ आपने मोटी स्केच से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा हेडिंग, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, तो आप हेडिंग डालेंगे इसी मोटे वाले से कि स्वामी, देखिए मोटा चल रहा है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी। आप क्या करेंगे, मोटी वाले स्केच से आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। अब इस हेडिंग डालने के बाद जो भी आप सब हेडिंग डालेंगे, जैसे कि उनका मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे इसमें जीवन परिचय, तो ये जीवन परिचय, वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा, शिक्षा, उसके बाद उनका दर्शन, तो ये जो है ये सब आप हेडिंग डालेंगे। तो ये आप पतली जो स्केच पेन आती है या आपका जेल पेन जो होता है या फिर जो बाल पेन होती है काले रंग की, उसका प्रयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन जो मेन हेडिंग डालना है वह आप मोटे स्केच पेन का प्रयोग करेगा, जिससे कि वो क्या है बोल्ड अक्षरों में दिख सके और बड़ा दिख सके। जो इस एग्जामिनर की नज़रें कमज़ोर हो उसका भी ध्यान पड़े कि आपने हेडिंग क्या डाला है। अगर वो नीचे नहीं भी पढ़े आपका मैटर तो हेडिंग पढ़ ले कि आपने स्पष्ट शब्दों में क्या हेड डाली, किसके विषय में लिखा है। ठीक है, यह तो बात हो गई हेडिंग डालने के तरीके में। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला बिंदु है 8वां कि आप कैसे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्नों के उत्तर आप क्रमवार अगर देंगे तो आपके लिए द बेस्ट है। क्रमवार का मतलब ये है कि प्रश्न अगर आप खंड अ का उत्तर दे रहे हैं तो खंड अ में जितने प्रश्न हैं 5 प्रश्न हैं, तो आप 5 प्रश्नों के उत्तर या तो लगातार दे दीजिए, या तो खंड ए के, मान लीजिए खंड ए में आपके प्रश्न हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इतने प्रश्न हैं। आपको पहला आ रहा है, आपने पहले का उत्तर यहाँ पे दे दिया, फिर आपको आ रहा है 7वां वाला, फिर आपने 7वां का उत्तर दे दिया पहले के बाद। ठीक है, फिर आपको आ रहा है चौथा वाला आपने दे दिया। ठीक है, फिर आपको आ रहा है 10वां वाला, तो आपने 10वें वाले को दे दिया। अगर आप ऐसे भी करते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खंड अ के उत्तर होने चाहिए। अब कुछ छात्र क्या करते हैं, अगर मान लीजिए बगल से कहीं सहायक सामग्री मिल जाती है या फिर उनको बीच बीच में याद आता है या किसी ने इशारे से हेडिंग बता दिया या फिर उनके मन में जो भी विचारधाराएं आती हैं कि इसी को लिखते हैं ठीक लग रहा है, 1-2 जो टॉपिक है संबंधित जो हेडिंग है वो याद है, तो वह क्या करेंगे, वह सबसे पहले खंड अ लिखेंगे, खंड अ का पहला का उत्तर लिखेंगे, फिर खंड ब का जो होता है उसको डालेंगे। खंड ब ये 11वें प्रश्न, मान लीजिए उसमें 11वां प्रश्न है खंड ब का 11वां करेंगे। फिर खंड अ का क्या करेंगे, वह चौथा प्रश्न का करेंगे। फिर खंड अ की फिर खंड ब के वह 13वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका होता है, इससे आपके जो परीक्षा के परिणाम आते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, आपकी कॉपी के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। जो एग्जामिनर होता है वह भी एक व्यक्ति होता है, वह भी खींच जाता है, कहता है कि कैसे लिखा हुआ बहुत बेढंग और बेतुका आंसर लिखा गया है, एक बार इधर देखना पड़ रहा है, फिर बार खंड अ का देखना पड़ रहा है कि खंड ब का लिखा हुआ है। तो ऐसे कॉपी पर अगर लिखेंगे तो आपके 5 अंक का कम से कम असर पड़ता है। यह बात बिल्कुल ही फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। इसीलिए प्रयास ये रहे कि एक खंड के उत्तर पूरे लगातार लिख करके ही चलिएगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा अपने परीक्षा में। वीडियो लंबा जाता है तो जाने दीजिए, मेहनत करके बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ कि आपके फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है, एग्ज़ाम आपको देना है।
ठीक है। तो देखिए, तो खंड अ का पूरा करिएगा, भले इसमें प्रश्नों का उलट फेर हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक खंड का पूरा उत्तर देकर ही अगला खंड आप आरंभ करिएगा। ठीक है, एग्जामिनर को भी सुविधा होती है चेक करने में और वो प्रसन्न होकर के नंबर देता है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे, यह तो हो गया प्रश्नों के उत्तर देने की बात। अब कौन सा खंड पहले करेंगे, यह भी बहुत ही मुख्य बात होती है कि कौन सा खंड पहले किया जाए और कौन सा खंड बाद में किया जाए, क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद गुजरा हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ये बात बताई जाए कि कौन सा खंड पहले करना है। देखिए, खंड पहले करने का मतलब ये है कि आप जो विस्तृत उत्तरी वाला होगा, अगर आपको उसमें से उत्तर आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि आपको सारा चीज़ पढ़ाया गया है और आपको करना ही अनिवार्य है, क्योंकि नहीं करेंगे तो नंबर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको सारे प्रश्न करने हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि करेंगे तो बाय द वे अगर निगाह नहीं पड़ी, कुछ इधर उधर भी लिख दिया आपने, भाई सर्वज्ञाता तो है नहीं, बाय द वे कुछ हेडिंग इधर उधर हो गई है, अकबर की जगह आपने हुमायूं का जीवन परिचय पूरा लिख दिया है तो भी चलेगा। अगर एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ी और वह पान खाते हुए चेक कर दिया तो आपको नंबर मिल गए। ठीक है, और अगर ऐसे आप लिखेंगे ही नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये विद्यापीठ है, विद्यापीठ की अगर विशेष बात करें तो यहाँ पर कापियाँ अधिकतर चेक करके नहीं दी जाती हैं, ऐसे उनको देखा जाता है कि कितने पेज भरे हुए हैं, कितने पेज भरे हुए हैं, 17, 18, 19, हाँ इतने पेज भरे हैं, ठीक है, नंबर दे के आगे कर दिया जाए। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं बात बता दे रहा हूँ जो अब है स्पष्ट। तो आप क्या करेंगे, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप सर्वप्रथम विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो 2 प्रश्न हैं विस्तृत उत्तरी वाले खंड ब में, उनके आपको उत्तर सबसे पहले देना है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, मैंने खुद किया था, मैं गया एग्जाम हॉल में और मैंने देखा कि लघु उत्तरी वाले प्रश्न हैं, तुरंत मैं लगा उत्तर देने। अब जिनका उत्तर 1 पेज में लिखना था उसको हमने 2-2 पेज में लिख दिया और समय पड़ गया कम, और जब लंबा वाला लिखने की बारी आई तो जो पेज थी वो भी कम पड़ गए और उसके बाद जो समय था वो भी कम पड़ गया। फिर मुझे लॉन्ग वाला जो 2 प्रश्न है लास्ट का, वह मुझे 2-2 पेज में करना पड़ा 60 के जैसे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लॉन्ग वाला आ रहा है तो लॉन्ग वाला 3 पेज में करिएगा और 7 मिनट के अंदर कर लीजिएगा, यानी कि 21 मिनट में 21-22 मिनट में आपको लॉन्ग वाला उत्तर पूरा क्या करना है, उत्तर दे देना है। ठीक है, 7-21 यानी कि आपको 21 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर आपको पूरा दे देना है। 21 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, आप 17 या 18 मिनट में ही 3 पन्ना आप लिख सकते हैं अगर रेगुलर अभ्यास रहेगा आपका तब। ठीक है, तो यह बात हो गई उत्तर देने की कि अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो विषय उत्तरी हैं उसको देंगे, क्योंकि वो प्रश्न जो होते हैं वो ज़्यादा अंक के होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका छोटा वाला छूट जाता है तो कम अंक छूटेगा, और बड़ा वाला अगर छूटेगा तब के ज़्यादा अंक छूटेगा। ठीक है, इसलिए विषय उत्तरी पहले करने पे जोर दीजिएगा। और अगर लघु उत्तरी आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट आपका सही है, तो आप लघु उत्तरी से स्टार्ट करिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे देखिए, अधिक नंबर प्राप्त करने के बाद क्या होती है कि देखिए आप भी परीक्षा देते रहेंगे और आपके बगल वाला जो छात्र है वह भी पेपर देता रहेगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि वह ज़्यादा अंक पा जाएगा और आप कम अंक पा जाएंगे। तो अंतर कहाँ आ जाता है, देखिए अंतर यही आता है कि बीच बीच में जो आप हेडिंग देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने दिया कि विवेकानंद का जीवन परिचय, विवेकानंद का चरित्र, विवेकानंद के चरित्र की विशेषताएं, ये आपने हेडिंग दे दिया। तो आप क्या करिए, ये तो आपने भी हेडिंग दिया, आपके बगल वाले छात्र ने भी हेडिंग दिया, तो आपको वहाँ पर करना क्या है कि आप जो हेडिंग देते हैं वह सिर्फ हिंदी में देते हैं, और आपके बगल वाला का छात्र ने इस हेडिंग के बाद यहाँ पर लिख दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, विवेकानंद कैरेक्टर, अगर उसने इसी हेडिंग को इंग्लिश में भी लिख दिया और इसके अंतर्गत जो हेडिंग आएगी उनको भी उसने अगर हिंदी के साथ अंग्रेजी में लिख दिया तो उसको 2 या 3 अंक आपसे ज़रूर ज़्यादा मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप प्रयास करिएगा कि जो भी आप हेडिंग डालें, बीएड की परीक्षाओं के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि आप जो भी हेडिंग डालेंगे आप क्या करेंगे, आप अपने हेडिंग में
हमेशा अंग्रेजी का समावेश जरूर करेंगे, और जो आप लिखेंगे उसमें भी बीच बीच में अंग्रेजी के अक्षर लिखते रहिएगा, क्योंकि अंग्रेजी का ज़माना आ गया है और अंग्रेजी को अब हिंदी से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसलिए जो भी हेडिंग दीजिए उसके नीचे उसकी इंग्लिश ज़रूर लिखिए, और जो भी सब हेडिंग दीजिए, हेडिंग के अंतर्गत जो हेडिंग रहेगी उसमें भी अंग्रेजी का प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, ये नंबर बढ़ाने के कारगर उपाय हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा 5 वर्षों का अनुभव बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए हम बात करेंगे कि डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए। डायग्राम का मतलब यह है कि मान लीजिए उसने पूछा कि शिक्षा के प्रकार, ठीक है, कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि सीधे लिख देंगे कि शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो नंबर मिलने के चांस कम हैं। और लोग बात करते हैं कि विद्यापीठ में कापी जो फैक्ट लिखे होते हैं उन पे कम, बल्कि कापी कितने पन्ने भरे हुए हैं उन पे देख करके ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आपको कापी भी भरना है, ध्यान दीजिएगा। तो कापी कैसे भरेगी, आप क्या करेंगे, आपको ऐसे करना नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है। आप देखेंगे कुछ पब्लिकेशन किताब भी जो होती है वह भी डायग्राम बना करके ही आपको दी गई होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। जैसे आ गया शिक्षा के प्रकार, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे शिक्षा के प्रकार। ठीक है, ऐसे लिख करके नीला पेन से, काला पेन से ऐसे कर लेंगे, और ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख करके आप यहाँ पे लिखेंगे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक इतर शिक्षा। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे डायग्राम बना के तो और भी अच्छा लगेगा और आपकी कापी भी जल्द ही भरेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कई सारे हैं जो कि डायग्राम बना करके आप लिख सकते हैं, जैसे किसी विशेषताएं लिखना है तो, या फिर अंतर दिखाना है, तो अंतर में लोग क्या करते हैं कि अंतर में लोग सीधे सीधे लिखते हैं। अंतर क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे कि ये, जैसे कि आपको अंतर बताना है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षण के बारे में पूरा लिख देंगे हेडिंग डाल करके, और यहाँ पे प्रशिक्षण के बारे में हेडिंग डाल करके लिख देंगे। तो ये बिल्कुल ही समझिए कि समान तरीका है या पुराना तरीका है। अब ऐसे मत लिखिए। अब अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे शिक्षण, यहाँ लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे आई खींचिए और यहाँ पे लिखिए प्रशिक्षण। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर लिखना है तो ऐसे लिखिए, आप यहाँ पैरा नंबर डाल करके ऐसे आप अगर लिखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, और आपकी कापी भी लंबे में भर जाएगी, अच्छी भी लगेगी। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, कितना से कितना डायग्राम बना लें जिससे कि कापी भी भर जाए और देखने में अच्छा भी लगे, और जो भी देखेगा वह डायग्राम से तुरंत समझ जाएगा कि हाँ बच्चे क्या दिखाना चाहता है, बच्चे को किस चीज़ का ज्ञान है और क्या तरीका है उसके लिखने का। इसलिए डायग्राम बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब तो देखिए गलतियाँ में क्या हो जाती हैं कि आप मान लीजिए गलत लिख देते हैं। ठीक है, कुछ गलती हो गई, अब क्या करेंगे, एक लाइन गलत लिख दिए, तो कुछ लोग होते हैं एकदम ईमानदार, वो क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब गलतियाँ हो गई हैं, अब क्या करेंगे, उसे काटेंगे, ऐसे ऐसे काटने लगेंगे। आपको काटना पीटना बिल्कुल नहीं है, गलती हो गई है कोई बात नहीं, उसके नीचे उसको सही कर दीजिए, जो सही चीज़ है उसको लिख दीजिए, जो भी बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन जो लिखा हुआ है आपने उसको बिल्कुल ही ना काटिए, जो लिखा है गलत रहने दीजिए। बाय द वे, क्योंकि एग्जाम में कोई आपके एक एक अक्षर पढ़ता नहीं है, एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए नज़र नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ भी गई तो उसके नीचे सही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो कापी पे साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 12वें नंबर की। तो आप कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब कि तथ्य, अब कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड होंगे आपके आंसर यही होने चाहिए, यानी जो आपके आंसर हों वह तथ्यों पे आधारित हों। अब तथ्य पे आधारित मतलब क्या है, तथ्य पे आधारित मतलब यह है कि आप जो भी लिखें वह चीज़ सही लिखें, प्रयास यही रहे कि जो भी लिखें वो चीज़ सही लिखें। बाय द वे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा प्रयास करें कि जो चीज़ लिखें वह तथ्यों पे आधारित हों। ठीक है, यानी कि उसमें आप दिनांक का उल्लेख करें,
ठीक है। और उसके बाद इसका वर्णन किसने किया है इसका उल्लेख करें। दूसरी बात हम करेंगे क्लियरिटी की। क्लियरिटी की अगर बात करें तो यानी कि जो भी चीज़ आप लिखें साफ सुथरा लिखें, जैसा मैंने पहले बता दिया। और अगर 14वें नंबर की बात करें तो आपको जो भी लिखना है वह कैसे लिखना है, आपको कॉम्प्रिहेंसनेस मतलब कि तुलनात्मक कोई भी चीज़ लिखिए तो अगर उसकी तुलना अगर दूसरी चीज़ से आप कर सकते हैं तो आप तुलना करके लिखिए कि हाँ इसकी तुलना में ये चीज़ बेहतर है, तो आप तुलना करने की कोशिश कीजिए। तो ये 3C का कॉन्सेप्ट है कि क्लियरिटी, ठीक है, और उसके बाद यानी कि स्पष्टता, ठीक है, और उसके बाद कंसेप्ट यानी कि तथ्यात्मकता और कॉम्प्रिहेंसनेस यानी कि तुलनात्मकता। ये 3C का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए हम बात करेंगे रेफरेंस बुक की। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब ये है कि जब आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ऐसे आपकी कॉपी है, आप प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे, जब आप मान लीजिए यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिए, ठीक है, तो निष्कर्ष लिखने में आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, जो आपने लिखा हुआ है पहले से उसका निष्कर्ष लिख दिए और नीचे यहाँ पे ही डाल के लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ यानी रेफरेंस बुक। संदर्भ ग्रंथ में लिखेंगे, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं उच्चतर शिक्षा का मनोविज्ञान, मान लीजिए आप मनोविज्ञान का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें संदर्भ ग्रंथ में आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर SP गुप्ता का उच्चतर शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है, मालती सारस्वत की ये किताब, ठीक है, या फिर ज्योत्सना चौहान सियाराम यादव की ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से, ठीक है। ये चीज़ आप संदर्भ ग्रंथ में यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर जितनी भी किताबें आपको याद हैं ऐसे करके लिख सकते हैं। एग्जामिनर पे ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि बच्चे ने किस किताब से अध्ययन किया हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है, किन लेखकों की किन किताबों को पढ़ा है उसने, ठीक है। तो रेफरेंस बुक ज़रूर आप लिखिएगा अपने एग्जाम में, इस बात का क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि आपको पेज ज़रूर भरना है और पेज भरने के क्या क्या तरीके हैं वो भी हमने बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप पन्ना भरो आंदोलन, हमारा 16वां मुख्य बिंदु है, विशेष बिंदु है कि पन्ना भरो आंदोलन जो है यह आपका सफल होना चाहिए, यानी कि आपको आए तब भी नहीं आए तब भी, लेकिन प्रश्न का उत्तर जरूर लिख के आना है। और सारी क्लासेस हमने प्रदान की हैं और कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है, इसलिए आपका कोई प्रश्न का उत्तर छूटना नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी हमने बता दिया कि 7 मिनट में 1 पेज आप लिखते हैं, अगर आराम से हो जाएगा तो आप आराम से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। समय से पहले पहुंचिए, मेन हेडिंग को मोटी स्केच से लिखिए, बाकी सब हेडिंग को पतले स्केच से लिखिए। उसके बाद परीक्षा में समय मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। अगर कोरोना का टीका लगवाना है तो आप 11 या 12 तारीख से पहले लगवा लीजिए, उसके बाद न लगवाइए क्योंकि परीक्षा अभी 15 तारीख से शुरू होने वाली है, कि स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। साफ साफ लिखिए, CCC के इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी और कॉम्प्रिहेंसनेस। उसके बाद रेफरेंस बुक लिखिए, पन्ना भरिए, ठीक है। शुरुआत में लंबे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश ज़्यादा करिए, ठीक है। छोटे प्रश्नों को 1.5 पेज में, बड़े प्रश्नों को 3 पेज से ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताने के लिए आपके समक्ष हमेशा तैयार रहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यन मिश्रा क्लासेस तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद।